ये कहानी है उन 300 सालों की, जब मसालों और रेशम से लदे जहाज भारत आए। पर वो अपने साथ सिर्फ सामान नहीं लाए थे, वो लाए थे एक पूरे उपमहाद्वीप का भविष्य। ये कहानी है बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं की, नई नई तकनीक की और एक ऐसे जबरदस्त टकराव की जिसने भारत की तकदीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये वो एक सवाल है जो आज भी बड़े बड़े इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर कैसे सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए बनी एक प्राइवेट कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक बन गई। सच कहूं तो ये इतिहास की सबसे हैरान कर देने वाली, सबसे नाटकीय कहानियों में से एक है। तो चलिए आज इस पहेली की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो आज हम इस कहानी को 5 पड़ावों में समझेंगे। सबसे पहले एक नए रास्ते की खोज, फिर यूरोपीय शक्तियों का भारत आना, उसके बाद वर्चस्व के लिए हुआ महायुद्ध और कैसे रखी गई ब्रिटिश राज की नींव, और आखिर में हम देखेंगे कि इससे हमें क्या विरासत और क्या सीख मिली। हम देखेंगे कि कैसे हर एक घटना एक डोमिनो की तरह अगली घटना को गिराती चली गई। तो चलिए सफर शुरू करते हैं और देखते हैं उस पहले डोमिनो को गिरते हुए। तो इस कहानी की शुरुआत भारत में नहीं होती, बल्कि हजारों मील दूर यूरोप में होती है। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी थी, ऐसी कौन सी परिस्थितियां बन गई थीं कि यूरोप की बड़ी बड़ी ताकतों को भारत के लिए एक बिल्कुल नया, अनजान और खतरनाक समुद्री रास्ता खोजना पड़ा। जरा सोचिए, भारत के मसाले और कपड़े यूरोप में सोने के भाव बिकते थे। मतलब ये कि ये कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि बेहिसाब मुनाफे वाला व्यापार था। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी। जो जमीनी रास्ते थे वो लुटेरों से भरे पड़े थे, और जो रास्ता बच गया उस पर वेनिस और जिनुआ जैसे शहरों का कब्जा था। ये बिचौलिए बनकर सारा का सारा मुनाफा खुद खा जाते थे और बाकी यूरोप के राजा बस हाथ मलते रह जाते थे। और फिर साल 1453 में एक ऐसी घटना हुई जिसने सचमुच सब कुछ बदल कर रख दिया। ऑटोमन साम्राज्य ने कॉन्स्टेंटिनोपल शहर पर कब्जा कर लिया। अब इसका मतलब यह हुआ कि जमीन के रास्ते भारत जाने वाला जो आखिरी सुरक्षित दरवाजा था ना, वो भी बंद हो गया। अब यूरोप की ताकतों के सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, समंदर का सीना चीरकर एक नया रास्ता खोजना। कहते हैं ना कि जरूरत ही आविष्कार की जननी है। बिल्कुल वही हुआ। ठीक उसी समय यूरोप में एक तकनीकी क्रांति चल रही थी। अब उनके पास ऐसे जहाज थे जो गहरे समंदर की बड़ी बड़ी लहरों का सामना कर सकते थे। उनके पास रास्ता दिखाने के लिए कंपास था, और सबसे बड़ी बात, अपनी सुरक्षा के लिए उनके जहाजों पर बारूद और तोपें थीं। इन नए औजारों ने उन्हें उस अनजान समंदर में उतरने का आत्मविश्वास दे दिया था। और फिर लगभग 10 साल बाद वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया। साल 1498 में एक पुर्तगाली नाविक वास्को डे गामा अफ्रीका के तूफानी तटों का चक्कर काटते काटते आखिरकार भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंच ही गया। ये सिर्फ एक जहाज का पहुंचना नहीं था, ये एक नए युग की शुरुआत थी। भारत के दरवाजे अब यूरोप के लिए हमेशा के लिए खुल चुके थे। पुर्तगालियों की ये कामयाबी पूरे यूरोप में एक सनसनी की तरह फैल गई। अब भारत का समुद्री रास्ता कोई रहस्य नहीं रहा था, बल्कि वो तो एक खुली दौड़ का मैदान बन गया था, जिसमें हर कोई सबसे आगे निकलना चाहता था। ये खबर वाकई आग की तरह फैली। देखते ही देखते भारत के तटों पर यूरोपीय जहाजों का तांता लग गया। पुर्तगालियों के पीछे पीछे साल 1600 में अंग्रेज आ गए, फिर 1602 में डच भी आ धमके, और 1664 तक तो फ्रांसीसी भी इस दौड़ में शामिल हो चुके थे। हर देश ने अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, और यहीं से भारत के व्यापार पर कब्जा करने की एक नई जंग शुरू हो गई। और जब ये लोग भारत पहुंचे तो उन्हें यहाँ एक सुनहरा मौका दिखा। देखिए, उस वक्त भारत में जो शक्तिशाली मुगल साम्राज्य था वो धीरे धीरे बिखर रहा था। दिल्ली से पकड़ कमजोर हो रही थी, और जो स्थानीय नवाब और राजा थे वो अपनी अपनी ताकत बढ़ाने में लगे थे। इन यूरोपीय कंपनियों ने इस अंदरूनी फूट को, इस कमजोरी को तुरंत भांप लिया। उन्हें समझ आ गया कि यहां सिर्फ व्यापार करने का नहीं, बल्कि इन राजाओं को आपस में लड़ाकर खुद राजा बनने का मौका है। और अब कहानी अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है। भारत पर कब्जे की ये दौड़ अब कई खिलाड़ियों के बीच नहीं, बल्कि सिर्फ दो सबसे बड़ी यूरोपीय ताकतों के बीच सिमट कर रह गई थी, ब्रिटेन और फ्रांस। और ये लड़ाई अब सिर्फ व्यापार की नहीं थी, ये लड़ाई थी एक साम्राज्य बनाने की।
इस महासंग्राम के दो सबसे बड़े चेहरे थे। एक तरफ था चालाक फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। ये वो आदमी था जिसने पहली बार भारतीय राजाओं की राजनीति में दखल देकर उन्हें अपनी कठपुतली बनाने की रणनीति शुरू की। और दूसरी तरफ था अंग्रेजों का रॉबर्ट क्लाइव। एक मामूली क्लर्क से कमांडर बना, एक ऐसा दुस्साहसी और कह सकते हैं बेरहम लीडर जिसकी सैन्य चालें इतिहास का रुख मोड़ने वाली थीं। अगले लगभग 20 सालों तक दक्षिण भारत का जो कर्नाटक का इलाका था वो ब्रिटेन और फ्रांस का अखाड़ा बना रहा। यहीं पर 3 बड़े युद्ध हुए जिन्हें हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। इन युद्धों में कभी एक का पलड़ा भारी होता तो कभी दूसरे का, लेकिन धीरे धीरे क्लाइव की रणनीतियों ने अंग्रेजों को बढ़त दिलानी शुरू कर दी। ये सिर्फ कुछ लड़ाइयां नहीं थी साहब, ये भारत के भविष्य का फैसला कर रही थी। और फिर आया साल 1760 और वॉन्डी वॉश की लड़ाई। ये लड़ाई फ्रांसीसियों के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। ये वो निर्णायक प्रहार था जिसने भारत में एक फ्रांसीसी साम्राज्य बनाने के सपने को हमेशा के लिए तोड़ दिया। इस एक जीत के साथ ही अंग्रेजों का सबसे बड़ा यूरोपीय दुश्मन खेल से बाहर हो चुका था। फ्रांसीसियों के हटते ही मैदान अब पूरी तरह से साफ था। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का असली चेहरा सामने आने का वक्त आ गया था। अब तक जो वो व्यापारी का नकाब पहने हुए थे वो उतरने वाला था और शासक का ताज सिर पर सजने वाला था। अब कंपनी की नजरें भारत के सबसे अमीर खजाने पर गड़ी थीं, और वो खजाना था बंगाल। बंगाल उस वक्त सिर्फ एक प्रांत नहीं था, वो सचमुच सोने की चिड़िया था। वहां की उपजाऊ जमीन, वहां का व्यापार, मतलब जिसने बंगाल को जीत लिया समझो उसके हाथ अपनी सेना को चलाने के लिए पैसों का एक अंतहीन समुंदर लग गया। कंपनी का अगला निशाना अब तय हो चुका था। बंगाल पर कब्जा 2 बड़े कदमों में किया गया। पहला कदम था 1757 का प्लासी का युद्ध। सच तो यह है कि यह लड़ाई मैदान पर कम और साजिश से ज्यादा जीती गई थी। नवाब के अपने सेनापति मीर जाफर ने ही धोखा दे दिया था। लेकिन असली और निर्णायक कदम था 1764 का बक्सर का युद्ध। यह कोई धोखा नहीं बल्कि आमने सामने की सैन्य जीत थी, जिसमें कंपनी ने मुगल बादशाह, अवध के नवाब और बंगाल के नवाब तीनों की मिलीजुली सेना को बुरी तरह हरा दिया था। बक्सर की इस जीत ने कंपनी को एक ऐसा इनाम दिलाया जो किसी भी जंग से कहीं ज्यादा बड़ा था, और वो था दीवानी का अधिकार। इसका मतलब बहुत सीधा और साफ था। अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लोगों से टैक्स वसूलने का हक वहां की सरकार का नहीं बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी का था। अब सोचिए, उन्हें भारत में अपनी सेना चलाने के लिए ब्रिटेन से पैसा लाने की जरूरत ही नहीं थी। अब तो भारत का पैसा ही भारत को गुलाम बनाने के काम आने वाला था। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि डच, पुर्तगाली और इतने ताकतवर फ्रांसीसियों के होते भी आखिर ये अंग्रेज ही क्यों जीते? क्या थी उनकी इस जीत की विरासत? चलिए जरा उनकी इस कामयाबी के पीछे छिपे असली कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, उनकी ये सफलता कोई एक रात का चमत्कार नहीं थी। इसके पीछे कई बड़ी वजहें थीं। पहली, उनकी नौसेना समंदर की बेताज बादशाह थी, जिससे उनकी सप्लाई लाइन हमेशा चलती रहती थी। दूसरी वजह, उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, मतलब सरकारी दखलंदाजी के बिना वो तेजी से और बड़ी बेरहमी से फैसले ले सकती थी। तीसरा, बंबई, मद्रास और कलकत्ता में उनके बहुत मजबूत अड्डे बन चुके थे, और शायद सबसे अहम बात, वो मुनाफे के लिए लड़ते थे और फिर उसी मुनाफे से और भी बड़ी सेना खड़ी करते थे। ये एक ऐसा चक्र था जिसे कोई तोड़ नहीं पाया। तो इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी विरासत, या कहें सबसे बड़ा सबक, यही है कि कैसे एक मामूली व्यापारिक कंपनी जो सिर्फ मुनाफा कमाने के इरादे से आई थी, उसने अपनी सोची समझी चालों, अपनी सैन्य ताकत और अपनी राजनीतिक चालाकी के दम पर एक पूरे के पूरे विशाल उपमहाद्वीप पर अपना राज कायम कर लिया। ये कहानी सिर्फ बीते हुए कल की नहीं है, ये एक चेतावनी भी है। यह हमें बार बार याद दिलाती है कि कैसे व्यापारिक लालच, देश की अंदरूनी फूट और तकनीकी बढ़त, ये तीनों चीजें जब एक साथ मिल जाती हैं तो किसी भी देश का भविष्य बदल सकती हैं। और सोचने वाली बात तो ये है कि क्या आज की दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियां और नई नई टेक्नोलॉजी ठीक इसी तरह से अलग अलग देशों की किस्मत पे असर नहीं डाल रही हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।